नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर केंद्र और राज्य सरकार की सहकारिता नीति का गवाह बना। देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विशाल सहकार एवं रोजगार उत्सव का आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने प्रदेश की भजन लाल सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बेहतरीन कामकाज के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई दी। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस पर हमला करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एसआईटी का गठन कर राज्य सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता के इतिहास में राजस्थान का बड़ा योगदान है। कम समय में भजन लाल शर्मा ने सहकारिता और प्रशासनिक मोर्चों पर सराहनीय काम किया है। आज बात सहकारिता के राजस्थान मॉडल पर। सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजन लाल शर्मा ने किया। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है राखी राठौर जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है राखी जी। आर तिवारी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आर तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही सूरजभान सिंह आमेरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहकार नेता है। बहुत स्वागत है सूरजभान जी। और कुछ ही देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत करूंगी मैं राखी राठौर जी आपसे ही, क्योंकि सहकारिता को लेकर जो ये दौरा था, कई अहम कार्यक्रम, कई सौगातें, बहुत कुछ आज राजधानी जयपुर में देखने को मिला। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या राजस्थान की जो नीतियां हैं वो अन्य राज्यों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में मॉडल बन सकती हैं, जिस तरह से आज अमित शाह ने भी ये बात कही? श्वेता, सहकार से समृद्धि तक, इस मूल मंत्र के साथ में आदरणीय मोदी जी ने सहकारिता विभाग अलग से डेवलप किया था, क्योंकि उनका एक विश्वास था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमें किसानों और महिलाओं को सशक्त करना है, अगर आम आदमी की मूलभूत जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, तो सहकारिता एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया, अलग से मंत्रालय बनाया गया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को कहते हुए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है वो टॉप 5 में आया। जिस तरह से उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया कि 2 लाख से ऊपर पैक्स बनाए जाएंगे, 40,000 बन चुके हैं, जिसके अंदर गोदामों की व्यवस्था है, वहां पर कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। तो ये सिस्टम जो डेवलप किया जाएगा निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व काम होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश भी जो है वो ग्रामीणों का प्रदेश है। 75% जनसंख्या अगर मैं कहूं तो गांवों में निवास करती है, और उनके लिए अगर सहकार की समिति के माध्यम से अगर काम होगा तो निश्चित तौर पे महिलाएं जो हैं, जो घरेलू काम करती हैं, जिनके पास में हुनर है, उसको आगे बढ़ाने का काम। और मोदी जी ने हमेशा इस बात को पहचाना है कि कैसे महिलाओं को आगे लाया जाए, कैसे किसानों को आगे लाया जाए। 11 साल के इंटरवल में अगर आप देखें तो गेहूं के अंदर 83% इंक्रीज किया गया एमएसपी पे, चने के अंदर 42%, सरसों के अंदर 95% इंक्रीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। ध्येय एक ही था कि किस तरह से अन्नदाता को प्रॉपर तरीके से सब फैसिलिटी मिल सके। और आप देखिए गांव के अंदर किसान डिपेंडेंट किस पर है, ये कोऑपरेटिव समितियां जो हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट है। और उनको स्ट्रेंथन अगर किया जाएगा तो जो गांवों को डेवलप करने का ध्येय आदरणीय मोदी जी का है, और हर प्रदेश का और देश का वासी इस बात को जानता है कि जब तक गांवों को डेवलप नहीं करेंगे हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। और इसी ध्येय के साथ में जो आज काम किया गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय अमित शाह जी को, क्योंकि आज देखिए कितनी बारिश थी, लेकिन उसके बाद भी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे। एक जोश था। जब काम दिखता है, अच्छी नीयत होती है, तो निश्चित तौर पर देश में और प्रदेश में दोनों जगह अच्छा काम होता है। और उसी का उत्साह आज लोगों में था। अमित शाह जी आए, सौगात देके गए, हमें एक उत्साह का संचार पूरे प्रदेशवासियों में हुआ है, जिसका कि अच्छे रिजल्ट्स आगे आने वाले समय में मिलेंगे। ठीक है सूरजभान जी, सहकार नेता हैं आप, और सहकारिता क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो गंभीर केंद्र सरकार है, गंभीर राज्य सरकार है। कितनी अहमियत रखता है जमीनी स्तर पर सहकारिता को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होना? और जो अमित शाह कहकर गए, खासतौर से प्रदेश के लिहाज से भी, कि कितना बेहतर ऐसा में काम हो रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? और क्या वो कमी आपको लगती है जिसके लिए अभी जरूरत है और काम करने की? श्वेता जी, वैसे तो सहकारिता राज्य सूची का विषय है, लेकिन पहली बार एक अभिनव प्रयोग, जैसा कि राखी जी ने कहा, देश की केंद्र सरकार ने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और सहकारिता मंत्रालय के गठन के पीछे जो उद्देश्य और योजना थी
वो उस तरह साकार और सार्थक नजर आई कि उस मंत्रालय का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया, एक ऐसे राजनीतिज्ञ को दिया गया जिसने अपने जीवन के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सहकारिता से ही की थी। आपकी जानकारी के लिए अमित शाह जी गुजरात में पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रहे, अहमदाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी अध्यक्ष रहे। तो वो सहकारिता में रचे बसे हैं, सहकारिता की नब्ज को समझते हैं, पहचानते हैं। तो सहकारिता राज्य सूची का विषय है, लेकिन पहली बार देश में जो भारत सरकार ने सहकारिता में आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो पहल की है, मैं कहूं कि पैक्स को आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ पैक्स उपयोगी बने, पैक्स ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाए, जीवन स्तर में सुधार लाए, उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न बनाए, उसके लिए 61 तरह के नवाचार 61 इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने पैक्स के लिए लागू किए हैं, जिसमें पैक्स पहले पारंपरिक रूप से किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराती थी या कहीं न कहीं कीटनाशक और पेस्टिसाइड और खाद बीज का काम करती थी। लेकिन अब सरकार का कहना है कि नहीं, इन तौर तरीकों से बाहर निकलकर जन औषधि केंद्र भी पैक्स खोल सकती है, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला सकती है, पैक्स गैस एजेंसी भी चला सकती है, पैक्स मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में भी स्थापित की जा सकती है, पैक्स गांव में पानी की सप्लाई की व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले सकती है, पैक्स कृषि के उत्पादन को निर्यात करने के लिए भी काम में ले सकती है, और पैक्स साथ ही साथ उन्नत बीज का प्रसंस्करण और उन्नत बीज तैयार करने का काम भी कर सकती है। तो ये 61 नवाचार के माध्यम से सहकारी आंदोलन को आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो राजनीतिक बात से ऊपर उठकर वाकई तारीफ काबिल है और बहुत ऐतिहासिक कदम है। और इससे आगे आने वाले दिनों में सहकारिता में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मैं तो ये कहूं कि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चले जा रहे हैं, उसके अंदर सहकारी आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जहां तक कमी की बात श्वेता जी आपने कही, तो मैं बात ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि सहकारिता आंदोलन कोई सरकारी आंदोलन नहीं है। सहकारिता आंदोलन को सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के सहारे नहीं चलाया जा सकता। सहकारी आंदोलन एक जन आंदोलन है, जनता के द्वारा जनता के लिए, उनके सदस्यों के आर्थिक विकास के लिए, जिसमें डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो इन सब सारे अभिनव प्रयोगों के साथ साथ सहकारिता आंदोलन में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने को भी महत्व दें। और सहकारी संस्थाओं के चुनाव प्रदेश में भी होने चाहिए, जो कांग्रेस के शासन में भी नहीं हुए और फिलहाल भी लंबित हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सहकारिता मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए, उससे भी सहकारी आंदोलन मजबूत होगा और सहकारिता के हित में काम करने वाले कोऑपरेटर्स, स्पोक्समैन तैयार होंगे, जिनका भी राजस्थान में नितांत अभाव है। ठीक है, चलिए आपने सुझाव भी दिया। तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ, महाराज तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, बेहद अहम माना जा रहा है आज का दौरा अमित शाह का, सहकारिता के लिहाज से राजस्थान मॉडल की बात की जा रही है। इस दौरे को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि दो अहम बातें हैं जिसका मैं जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। कांग्रेस बार बार कहती है प्रदेश के मुखिया को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, या लोगों में नाराजगी है, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाते हैं। लेकिन अमित शाह आते हैं, तारीफ करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की अलग अलग मुद्दों को लेकर कि कैसे बेहतर काम इतने कम समय में किया है। उस पर एक जवाब जरूर चाहूंगा। दूसरा प्रहार कांग्रेस पर भी हुआ है पेपर लीक को लेकर। श्वेता, सहकारिता तो एक बहाना था, असल तो अपने परम शिष्य भजनलाल जी की जो कुर्सी 1.5 साल में डगमगा रही है राजस्थान में, उन्हीं की पार्टी के नेता राजस्थान में और दिल्ली के अंदर उनके खिलाफ जो कानाफूसी कर रहे हैं, उन अफवाहों को रोकने के लिए माननीय बीजेपी के नए चाणक्य जयपुर की धरती पे आए थे। मैं कहना चाहता हूं श्वेता, देखो एक तो मैं पहले बोला नहीं राखी के रिश्वत वो भी नहीं बोल रही, मैं कहना चाहता हूं उसके बाद जवाब ऐसा भी बोल दो, आगे भी नहीं बोलूंगा, राजस्थान के अंदर जब भारत के गृह मंत्री आए और सहकारिता मंत्री आए, माननीय अमित शाह जी, आपका स्वागत हम करते हैं, करेंगे, आप मंत्री हैं। आप थोड़ा सा उदयपुर वाले कांड पर भी बोल देते। जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने तो कन्हैयालाल टेलर के अपराधियों को 4 घंटे में पकड़ लिया। दिल्ली में आपकी सरकार थी, आपने एनआईए को दे दी। 3 साल से आज तक एनआईए ने 166
गवाहों में से केवल 6 लोगों के गवाह कराए एनआई, और 8 अपराधियों में से 2 तो जमानत पर छूट गए। आज उनके दोनों बेटे आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, उनकी पत्नी कह रही है मृतात्मा की, मेरे को न्याय कब मिलेगा। बोलते तो सही माननीय गृह मंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र हवामहल में कन्हैयालाल टेलर के बाद में एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी गई। कलेजा देखो देश के जननायक अशोक गहलोत का, उन्होंने पहली बार आजादी के बाद में किसी हत्या होने के बाद में उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद हमने सहायता की, 2 नौकरियां दी, और उसी की तरफ पे हमने मुसलमान साथी को भी दी। लेकिन यही अमित शाह जी पूरे देश में घूम घूम करके कह रहे थे मुसलमान को 50 लाख दे दिया, हिंदू को 5 लाख दे दिया। आप बोलते तो सही, मुसलमान मैं कह रहा हूँ दलित लड़के को नंगा करके अपहरण करके लेके जाते, कानून व्यवस्था पर भी तो बोलते। अलवर के अंदर आपने तिवारी जी ये नहीं है एनसीआरबी की रिपोर्ट में सब सुनिए। आपने एक व्यक्ति को 50 लाख की राजनीति, आप खुद बोल घूम रहे। राजस्थान में श्वेता 700 से ऊपर रोड रेज की घटना हुई। जो घटना ये हवामहल की बता रहे हैं उसमें क्योंकि एक समुदाय विशेष का बात ही नहीं कर रहे। एक सेकंड और कन्हैयालाल के अपराधी एक मिनट फिर आप लोग मुद्दे में बात नहीं करना चाहिए। राखी जी कम से कम आप सुन लीजिए, मैं तिवारी जी से बात करती हूँ। राखी जी प्लीज, राखी जी हमेशा कहती है काला टीका है, ये जब भी ऑब्जेक्शन करेंगे अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि आज किसानों का भला हुआ, आज ग्रामीणों का भला हुआ, आज महिलाओं का भला हुआ, उन्हें उत्साह पर धन्यवाद। ये काला टीका है। तिवारी जी नहीं, ऐसा नहीं बात करते तिवारी जी। देखिए आप मुद्दे पे बात करें, ऐसे बहुत सारे आरोप, बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, आप आराम से रख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन अभी इस डिबेट में नहीं सर। मुद्दे पे हम बात करते हैं, इससे जुड़ा अगर अमित शाह आते हैं सहकारिता को लेकर, चलिए आपके भी सरकार 5 साल रही, कितनी प्राथमिकता में सहकारिता विभाग रहा है, कितना बेहतर काम किया गया है, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं ना। आप बताइए पहले सब में कितना फर्क है, या आपको फर्क नहीं लगता? 1.5 साल 5 साल तो अभी भी बाकी है। आजादी के बाद में गांव और ढाणी तक सहकारी आंदोलन को फैलाने की कांग्रेस की भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में पैदा हुई। गुजरात में अगर सहकारी आंदोलन को ताकत दी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने दी। महाराष्ट्र में अगर सहकारी आंदोलन को हमने सहकारी आंदोलन को बढ़ाया, छोटी छोटी जगह पर सहकारी समितियां बनाई, बैंकों में बनाई, गांव में बनाई। मोदी जी ने सहकारी आंदोलन कोई अमित शाह जी की उपज नहीं है, उसमें मोदी जी ने भरी। सहकारी का आंदोलन कोई भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं अन्वेषण, ये कांग्रेस ने आजादी के बाद में किया। और सहकारी आंदोलन के नाम पर मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता के लिए आज राजस्थान के 8 करोड़ लोगों में से सहकारी आंदोलन में आपने कितनी नौकरियां देने की घोषणा करी भजन लाल जी ने, अमित शाह जी ने कितने सहकारी आंदोलन में आपने जीएसएस में बात करी, या कोऑपरेटिव सोसाइटियां सारी फर्जी बनी, उनके जांच तो करा लो। एक मिनट, हमारे साथ महेश शर्मा जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल है मेरा आपसे, ठीक है सब अपने अपने स्तर पर बात कर रहे हैं, क्या बेहतर हुआ नहीं हुआ, मैसेज क्या था अमित शाह का जयपुर आने का, इतने बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने का, और सहकारिता की दिशा में आप किस तरफ देखते हैं राजस्थान को? देखिए राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका ये एक मैसेज था कि राजस्थान में जो है मौजूदा जो भजन लाल सरकार है वो मजबूती से काम कर रही है, आगे करती रहेगी। एक दूसरा है कि सहकारिता मूवमेंट को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम रोजगार के लिए क्या साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मूवमेंट अच्छा है, सहकारिता आंदोलन चालू भी है, बड़ी अच्छे मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन बीच में जिस तरह की मतलब क्या कहते हैं इनके चुनाव नहीं होना, या इनकी मतलब कहते हैं जो गतिविधियाँ भ्रष्ट रही हैं, या मतलब अनियमितताएँ पाई गई है, उन पर पूरी तरह से वाच, उस पर निरीक्षण, उस पर मतलब क्या उस पर कोई निगरानी नहीं रही, और उसके बाद में भी उसको मूवमेंट को नहीं दिया गया। तो जो एक अच्छे मोटिव से जो आंदोलन शुरू हुआ ये सहकारिता आंदोलन, उसे गति निरंतर बनाए रखने की जरूरत है।
इसके जरूरत में जो कमियां जो अभी तक जो पाई जा रही हैं, खासकर जब तक वहाँ पे जो सहकारिता समितियों में जो नेतृत्व का उन वहाँ स्थानीय स्तर के जो नेतृत्व वो भी मतलब क्या कहते हैं मजबूत होना चाहिए। तो कोई भी काम हो, आज सहकारिता के किसी भी क्षेत्र में काम किया जाए, लेकिन अगर वहाँ स्थानीय लोगों का उसमें भागीदारी नहीं रहेगी तो ये मतलब उस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जैसा ये सूरज बान जी भी कह रहे थे कि वास्तव में इनके जो निष्क्रिय पड़ी हुई हैं उनको मतलब क्या कहते हैं सक्रिय करने की जरूरत है समितियों का, और जहाँ चुनाव नहीं हुए वहाँ चुनाव कराने की जरूरत है कि चुनाव से लोकतांत्रिक हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो एक छोटी इकाई का भी अगर चुनाव करवाना हो तो हमें करवाना चाहिए और इसकी ठीक है। मैं एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार को ने सहकारिता को ज्यादा गंभीरता से ले, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि पिछली सरकार ने भी बेहतर काम किया था या उसकी प्राथमिकता में था सहकारिता? नहीं, हर देखिए मैं इसमें तुलनात्मक दृष्टि से अगर ये बात करें तो क्योंकि समय के वो 5 साल काम किया, ये इन्होंने इतना काम किया, उसकी बात नहीं है, लेकिन समय पे कोई से भी सरकार रही हो, आजादी के बाद, ये तो आजादी से पहले का मतलब क्या कहते हैं आंदोलन है, 1905 का आंदोलन है, तब से मतलब क्या कहते हैं लगातार है, सब सरकारों ने इसमें अपना मतलब योगदान दिया है। सहकारिता इसका मतलब लाभ भी मिला है, किसान को मिला है, छोटे मतलब जो कुटीर उद्योग वाले हैं उनको मिला है, महिलाओं को मिला है और सबको मिला है, लेकिन आवश्यकता है कि जब ये स्थानीय स्तर पे जो रोजगार के एक रोजगार और उनको उचित जो उनका प्रोडक्शन जो होता है उनको सही मूल्य दिलाने के लिए ये सहकारिता आंदोलन जो चालू किया है, इसकी गति मंथर नहीं होनी चाहिए। गति मंथर होने का कारण है कि इनका के काम पर न तो कोई निगरानी रह पाती है और ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना हित देखते हैं, सहकारिता किसान का नहीं देखते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें किसान को समय पे खाद मिले, बीज मिले और इनका बंदोबस्त तभी हो सकता है जबकि अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे वहाँ सहकारी जो समितियां हैं उनका फंक्शन अच्छी तरह से हो। कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन नहीं है, सब समय में ऐसे ही गतिविधियां चलती रही है, लेकिन मतलब आजादी के बाद से जो आंदोलन ने गति दी जैसे भी देश में, चाहे गुजरात हो चाहे और राज्यों में, लेकिन ये वास्तव में अच्छा है और आने वाले समय के लिए भी एक दिशा देने वाला है और इसको गति देनी चाहिए। ठीक है, विजन 2047 लेकर चल रहे हैं राखी जी, और केंद्र सरकार की बात कर ले, प्रदेश सरकार की बात कर ले, जो योजनाएं लेकर जा रही हैं दूरगामी सोच के साथ लाई जा रही हैं कि किस तरह से एक बदलता हुआ राजस्थान या देश नजर आएगा। लेकिन राखी जी फिर भी सहकारिता क्षेत्र में जब हम बात करते हैं बेहतर काम हो रहा है, नो डाउट, योजनाएं बहुत लेकर आ रही है, लेकिन अभी भी एक शिकायत है जो कि केंद्र तक भी पहुंची कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा, अभी भी कुछ लोग उससे वंचित है और इसे गंभीरता से ये जो कमी और ये जो थोड़ा सा लूप होल है इसे कितनी गंभीरता से सरकार ले रही है और इसे लेकर कितना फोकस रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा श्वेता, एक जमाना ऐसा था जब 1 रुपया रवाना होता था और 15 पैसा पहुंचता था। इसीलिए आज जब अमित शाह जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सभी सिस्टम को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, यानी डिजिटल अगर होगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आज आप देखिए जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, डीबीटी का जमाना आ गया है, हम लोग सीधा ट्रांसफर करते हैं, यानी बीच में कहीं 85 पैसा पंजा खा जाए ऐसा कोई स्थिति नहीं होगी। तो जिस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, आज अमित शाह जी ने कहा कि 8.5 लाख से ज्यादा जो कॉर्पोरेटिव्स थे उससे 31 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम जो किया है वो एक ऐतिहासिक कदम है, लोगों को जोड़ना। और देखिए इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं तो विपक्ष के मेरे साथी से भी कहूंगी कि प्रोडक्टिव अगर कोई सुझाव है तो बताइए, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, भला हमारे राजस्थान प्रदेश के ही किसानों का होगा, किस तरह से उनको बेहतर तरीके से हम सुविधा दे सकते हैं। जैसा कि एक प्रधानमंत्री जी की योजना भी है कि दलहन, तिलहन और मक्के की अगर उनकी कोई फसल होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अगर नफेड में या एनसीसीओ में कराते हैं तो वो पूरा प्रोडक्शन जो होगा वो एमएसपी पे खरीद होगी। इस बात को जन जन तक पहुंचाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो और एमएसपी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक रिकॉर्ड स्तर पे इंप्रूवमेंट हमने उसमें इंक्रीज किया है, वो लाभ ग्रामीणों तक, किसानों तक पहुंच सके। इसके लिए मैं चाहूंगी कि विपक्ष की तरफ से भी एक सकारात्मक सुझाव आए। और जहां तक गहलोत जी के स्टेटमेंट्स की बात है ना, देखिए उन्होंने खुद
ने कहा कि जिस षड्यंत्र की मैं बात, मैंने देखा नहीं वो षड्यंत्र, पता नहीं कहां पे था, मैंने तो ऐसे कैजुअली बोल दिया। जब पूर्व सीएम इस तरह की कैजुअल अप्रोच रखते हैं और ऐसा एक स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है कि उनकी बातों की ग्रेविटी क्या है। इसलिए मैं तो उनको, क्योंकि देखिए क्या है, 3 बार सीएम रहे हुए, 3 बार पीसीसी के अध्यक्ष रहे हुए, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे हुए, केंद्र में मंत्री रहे हुए, शहर में 18 महीने से कांग्रेस पूछने नहीं कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, इनको ब्लॉक अध्यक्ष कोई नहीं बना रहा है। तो ये तो अपने राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान के लिए स्टेटमेंट देते हैं। और मैं तो अभी भी चैलेंज करती हूँ, हमारे 1.5 साल और 5 साल के आंकड़े, अभी मैं तो आंकड़े लेकर आई हूँ, मैं सारे आंकड़े लेकर आई हूँ। हमारे 1.5 साल का काम और आज आपके 5 साल का काम, आप है तो हिम्मत कीजिए। अभी तक गहलोत जी ने भजनलाल जी की उस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया है कि आकर ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कीजिए कि आपने 1.5 साल में, हमने 1.5 साल में क्या किया, आपने 5 साल में क्या किया। अपने सिर्फ बातें करना, ये कहना, कैची करना, साफ तिवारी जी राजस्थान की कानून व्यवस्था पर, ठीक है तिवारी जी, महंगाई पर बोलते, तिवारी जी सुनिए, डीजल को सस्ता करके तो जाते, तिवारी जी बात सुनिए पहले आप, ठीक है एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट रखिए, एक जवाब जरूर। जो आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको बचाने आए थे, अमित शाह क्यों बचाने आएंगे? उनको दोबारा सरकार में आना है, बेहतर काम कर रहे हैं, कोई शिकायत मिलेगी कैसे? पूरा राजस्थान जानता है, 1.5 साल बना 5 साल का जो वो जुमला देते हैं, सड़कों में चुनौती स्वीकार नहीं रहे। अच्छा आपके यहाँ स्वीकार करने नहीं नजर आ रहा है। पूरा राजस्थान त्राही है, न पानी है, न बिजली है, न महंगाई में कमी है, न बेरोजगारों को आपने कुछ दिया। पूरा 1.5 साल केवल हेलीकॉप्टर पहले साल में बताओ इनके हेलीकॉप्टर में डेटा कंपैरिजन कर दिया जाए, पर्यटन कर रहे हैं, डेटा का कंपैरिजन कर दिया जाए, इनसे पूछो पहले साल में कितनी भर्तियां हुई थी, कितनी नौकरियां दी थी, बता दें। राजस्थान की जनता के लिए अमित शाह जी या भजनलाल जी क्या सौगात दे करके जा रहे हैं? राखी राठौड़ बता दे कि नौजवानों के लिए वो क्या कह करके भर्तियों की अनाउंसमेंट हुई है आज, एसआईटी गठित हुई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ आपकी तरह, जिस तरह से पेपर लीक हुए थे युवाओं के, 19 से ऊपर पेपर लीक हुए आपके सरकार में, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, रेलवे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, प्रदेश के युवा जानते हैं, पंचायत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बचाने आए थे अमित शाह, इसलिए तारीफ कर रहे थे। 1.5 साल में कुछ हुआ, वो केंद्रीय मंत्री हैं और एक बेहद अहम भूमिका उनकी है। अगर कोई काम नहीं करे, कोई शिकायतें आएंगी तो बीजेपी के अंदर तो ये देखा है कि किस तरह से एक्शन लिया जाता है, किस तरह से बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में वो तारीफ करके जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तिवारी जी कह रहे हैं कि वो बचाने आए थे। मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीतिक आप इसका अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं। विपक्ष हमेशा यही कहेगा कि साहब उनको मतलब बचाने के लिए आए, और सत्तारूढ़ कहेगा कि नहीं उनको कायम करने के लिए आए। इसके बजाय मेन जो मकसद ये था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे आगे गति दी जाए, ये एक सबसे बड़ा मतलब क्या कहता है ना, एक संदेश देने की बात है। और साथ साथ ही इसके अलावा कि कानून व्यवस्था पर भी मतलब क्या कहता है ना, एक जो भी कमियां हैं या उसको पूर्ति के लिए संसाधन बढ़ाने हैं, इसके लिए भी राज्य सरकार से सूरज भान जी, फाइनल कमेंट। सूरज भान जी, क्या लगता है, अमित शाह आते हैं और सहकारिता आंदोलन की बात जिस तरह से बार बार कही जा रहा है, आपने भी सुझाव दिया चुनाव होने चाहिए, कितना मजबूत अब आपको लगता है कि और होगा? क्योंकि बार बार सहकारिता को लेकर राजस्थान मॉडल की बात की जा रही है, आपको लगता है ये इफेक्टिव होगा दूसरे राज्यों के लिए भी? श्वेता जी, कांग्रेस के साथी बड़े वरिष्ठ हैं, बहुत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पूरा जयपुर शहर उनकी इज्जत करता है। मुझे पता नहीं आपने उनको आज की बहस का विषय बताया था या नहीं बताया था। आज की बहस के विषय कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, अशोक गहलोत और भजनलाल जी नहीं है। आज का बहस का विषय सहकारिता और राजस्थान किस तरह सहकारिता का एक मॉडल के रूप में विकसित राज्य के रूप में काम कर रहा है। देखिए, आज जिस जनसभा में जो अपार जनसमूह आया था, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, कोई मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, अपार जनसमूह आया था, वो पूरा 100% कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। सहकारिता के जनप्रतिनिधि थे, सहकारिता के पैक्स लेवल तक काम करने वाले कर्मचारी थे। आप ये कह रहे कि आम कार्यक्रमों की तरह भीड़ इकट्ठी नहीं थी, यहाँ पर उससे जुड़े लोग राजनीतिक भीड़ नहीं थी, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। बतौर शिष्टाचार पूर्व सांसद, पूर्व मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देवता
जिंदगी के आधी उम्र गुजार दी, कैसे आदमियों को लाया जाता है, उनको क्या किया जाता है। वो तो हम कांग्रेस भी में ऐसा ही होता था। करते आप हैं, कांग्रेस का राखी याद भी कर रहे हो। ऐसा करती है। आप भूले आदमी हो, कांग्रेस में होता वो था सारे ऐसा। कोऑपरेटिव वाले थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आते हैं, चप्पू 5,000 से के ऊपर भीड़ धन्यवाद। इकट्ठी नहीं होती है, अभी भी पर रामलीला कैसे मैदान हम में। लोग आपस में लोगों को एकत्रित करते हैं, राखी भी जानती है। चलिए, वक्त भी खत्म हो गया तिवारी जी, प्रवक्ता वक्त से भी ज्यादा खत्म हो अच्छा बोल गया। रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। वक्त यहाँ पर इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर है कि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान काम कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़े हुए हैं और बेहतर करने की कोशिश। और ऐसे में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का जयपुर आना, कई अहम सौगातें देना और साथ ही साथ इसे किस तरह से और मजबूत किया जाए उस पर भी बात कही। प्रदेश के मुखिया की तारीफ वो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रहार कांग्रेस पर भी करते हैं। लेकिन अहम यहां पर यह हो जाता है कि सहकारिता के क्षेत्र से बातें नहीं करनी है, बेहतर करना है। कैसे राजस्थान दूसरे राज्यों से अलग और कैसे ये मॉडल के तौर पर काम करेगा दूसरे राज्यों के लिए भी, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कहीं कुछ कमी है तो फोकस उस पर भी हो। केंद्र सरकार की बात कर ले हम या राज्य सरकार की, बाकी बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विजन 2047 लेकर चल रही है प्रदेश सरकार और साथ ही केंद्र सरकार। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।